Good afternoon, friends. Today we are going to study the chapter Minerals and Energy Resources, class 10th, Social Studies. So, in this chapter, we are going to study what are the minerals and what are the energy resources, what type of energy resources are there in nature and we are using, and what is the basic difference between them. So, we start. And before starting, I would like to request, if you find the video very informative and useful for your studies, kindly subscribe the channel and like and share, so that others can also be benefited for that kind of video. And if you want some more videos from this kinds, so you can let me know through description box. Okay, so I will be bilingual, so that the students who are not comfortable in English will be and be benefited to this video. Okay, so start. Minerals and energy resources. So minerals and energy resources are essential for economic development and daily life. हम किसी भी देश में, किसी भी समाज में एब्सेंस ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। आप जब अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे, अपने घर से आप स्टार्ट करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो यूटेंसिल्स, जो बर्तन आप इस्तेमाल करते हैं, जो शूज़ आप पहनते हैं, जो एसी, जो कूलर, चेयर, लैपटॉप, जो कुछ भी आपके चारों तरफ आप देख रहे हैं, वो सब नेचर से, जो रॉ मटेरियल है उससे बना हुआ है। और किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज प्राइमरी एंड बेसिक नीड है, रिक्वायरमेंट है। सो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेली लाइफ, and minerals are naturally occurring substances with a definite chemical composition and structure. minerals क्या हैं? minerals वो substances होते हैं, वो पदार्थ होती हैं, वो चीज़ें होते हैं जो नेचर में मिलते हैं, पहली बात, और उनका एक डेफिनेट, एक निश्चित, एक केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर होता है। आपने छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं आप साइंस में, 6, 7, 8, 9, 10, कि हर पदार्थ का एक कंपोजिशन होता है, एक केमिकल कंपोजिशन। जैसे कार्बन, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलके ऑक्सीजन के एक परमाणु से वाटर बनाते हैं। इसी तरह से आपने और भी मीथेन का देखा होगा, CH4, इसमें कार्बन का एक अणु, हाइड्रोजन के 4 कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु से मिलकर के मीथेन बनाता है। इस तरह से इनका भी, मिनरल्स का भी एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है और स्ट्रक्चर होता है। ये बात बिल्कुल फिक्स है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है, ये होता ही है। अगर कोई मिनरल है तो एक तो वो नेचर में मिलेगा, नेचुरली हमने देखा होगा ना, पहाड़ में, ज़मीन में, इनमें माइंस में चीज़ें मिलती हैं, वो नेचुरली मिलती है, कोई आर्टिफिशियल उसमें कोई बनाता नहीं है उसको, कोई इंडिविजुअल। और उसका केमिकल कंपोजिशन ज़रूर होगा। जैसे अगर वो आयरन का ओर है, तो आयरन में जो फीचर मिलती है, या आयरन के ओर का जो डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, कंपोजिशन होता है, वो निश्चित रूप से उसका होगा, चाहे वो कहीं भी मिले। सो मिनरल्स आर नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंसेस, पहली बात, नेचुरली ओकरिंग, नेचर में मिलते हैं। दूसरी बात, इनका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, स्ट्रक्चर होता है। एनर्जी रिसोर्सेज प्रोवाइड पावर एंड फ्यूल फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, ये तो मिनरल हुआ। दूसरा है एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो गैस हो, कोल हो, हीट हो, सन जिसे बोलते हैं, वो पावर देते हैं। और फ्यूल, हमारी कार जिससे चलती है, हमारे घरों में जो फ्यूल होता है, गैस चलता है, चूल्हा जलता है, वो सब चीज़ें फ्यूल में आती है। बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज़ में हो, चाहे घर में हो, कूलर चलाना, एसी चलाना, या वॉशिंग मशीन चलाना, कुछ भी, कार चलाना, बाइक चलाना,
इन सब के लिए जो फ्यूल और पावर की ज़रूरत पड़ती है वो एनर्जी रिसोर्सेज से मिलता है। इस पिक्चर को जब हम देखेंगे तो देखिए ऊपर अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये पहाड़ वगैरह बने हुए हैं। फिर जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो ऊपर की लेयर लिथोस्फीयर कहलाती है, और ये 100 किलोमीटर, 0 से 100 किलोमीटर आप समझिए, 100 किलोमीटर धरती के ऊपर जहाँ आप खड़े हैं इससे 100 किलोमीटर नीचे तक चले जाइए। 100 किलोमीटर, यू कांट इमेजिन, ऐसा ज़मीन पर नहीं, ज़मीन के अंदर 100 किलोमीटर तक, इसे बोलते हैं लिथोस्फीयर। फिर उसके बाद दूसरा आता है एस्थेनोस्फीयर, ये 2900 किलोमीटर तक। फिर उसके बाद मेंटल, फिर आउटर कोर और इनर कोर, इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर दे रखा है। और जैसे जैसे ये लेयर हैं इनमें अलग अलग मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज मिलते हैं, टाइप ऑफ एनर्जी मिलती है। सो मिनरल्स डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। मिनरल्स होमोजीनस, मतलब अगर कोई मिनरल है, अगर वो आयरन का है तो आयरन के सारे मिनरल्स एक जैसे होंगे, उनकी एक जैसा केमिकल कंपोजिशन होगा। नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंसेस एंड विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, ये मैंने पहले बता दी। ये 3 फीचर इसमें ज़रूर मिलेंगी, वही मिनरल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक तो मेटेलिक मिनरल्स, दूसरा नॉन मेटेलिक मिनरल्स, और तीसरा एनर्जी मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स को भी 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, फेरस और नॉन फेरस, इनको हम आगे देखेंगे। मेटेलिक मिनरल्स में आता है पहला फेरस, दूसरा नॉन फेरस। तो फेरस में आप काउंट करेंगे, इसमें आयरन होता है, जैसे आयरन ओर और मैंगनीज। तो ओर से मतलब है जब कोई भी मिनरल नेचुरली मिलता है जिसमें कई तरह की अशुद्धियाँ होती हैं, कंकड़ पत्थर और अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वो जहाँ तक उसको रिफाइन और फिल्टर नहीं किया जाता वहाँ तक वो ओर होता है। जैसे जिससे आयरन प्योर निकाला जाएगा वो आयरन का ओर होगा, जिससे कॉपर निकाला जाएगा वो कॉपर का ओर होगा। इस तरह से फेरस जो मेटेलिक मिनरल है उसमें आयरन होता है, जैसे आयरन और मैंगनीज। और नॉन फेरस में अदर मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर, बॉक्साइट एट्सेट्रा। और प्रीशियस जो मेटल होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा अच्छा और प्रीशियस यूज़ होता है, वैल्यूएबल होता है, जैसे गोल्ड है, हम उससे बहुत महंगा होता है, ज्वेलरी बनाते हैं उससे, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सब चीज़ें ये प्रीशियस मेटल्स में आते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करें तो इनमें मेटल नहीं होता है, जैसे माइका, सॉल्ट, पोटाश, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, ये सब के नाम आपने सुने होंगे। एंड एनर्जी मिनरल्स, ये तो ऊपर वाले तो हो गए मेटलिक, नॉन मेटलिक एट्सेट्रा। अब एनर्जी मिनरल जिनसे एनर्जी मिलती है, जैसे कोल, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, यूरेनियम सब जानते हैं, यूरेनियम से एटॉमिक पावर एट्सेट्रा वो बनाया जाता है। तो ये हो गए एनर्जी मिनरल्स। मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, अब मिनरल कितनी तरह से मिलते हैं, तो मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये रॉक्स की टाइप हैं। तो इन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल्स मिलते हैं। क्रैक्स, फॉल्ट्स, जॉइंट्स इनमें मिलते हैं, मतलब दरारें वगैरह होती हैं, 2 चट्टानें जहाँ पर मिल रही हैं, इस तरह से। दूसरी है सेडिमेंट्री रॉक्स, तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में दरारें होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, और सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है वो लेयर्स में मिलती हैं, एक के बाद एक परत में मिलती हैं। और एल्यूवियल डिपॉजिट्स, जो नदियों के किनारे पानी, नदी का मिट्टी बहा कर के लाता है, उसे एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं। ये हमने लास्ट जो चैप्टर था इसके पहले इसी क्लास में, 10th क्लास में, उसमें पढ़ा। और ओशंस, इन सभी जगहों पर मिनरल्स मिलते हैं। इंडिया में मिनरल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो छोटा नागपुर प्लेटू जो इधर छत्तीसगढ़ वगैरह में उस साइड है हमारे, आयरन और मैंगनीज वहाँ पर ज़्यादा डिपॉजिट मिलते हैं। पेनिनसुलर बेल्ट जो हमारा साउथ सदर्न पार्ट है, बीच में, दक्षिण का पठार जो बीच वाला है,
वेस्टर्न और ईस्टर्न के बीच में, वहाँ पर मिलता है। और वेस्टर्न जो प्लेन्स हैं, मैदान हैं, पश्चिमी मैदान, वहाँ पर हमें मिनरल्स के डिपॉजिट्स मिलते हैं। अब रिसोर्सेज को, एनर्जी रिसोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, जिन्हें हम नॉन रिन्यूएबल भी बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिनको वापस नहीं बनाया जा सकता, जो वापस नहीं बनते हैं, और बनते हैं तो हजारों सालों में बनते हैं, तो उनका बनना और नहीं बनना हमारे किसी काम का नहीं होता है। सो कन्वेंशनल या नॉन रिन्यूएबल दोनों एक ही होते हैं। इनमें कोल मेजर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है इंडिया में। दूसरा है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये की सोर्स है एनर्जी का ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री के लिए, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। और हाइडल जो पानी से हमें एनर्जी मिलती है, जिसे बिजली बनाते हैं। थर्मल पावर, जो हम हीट से, जो ज्वालामुखी वगैरह या धरती के अंदर जैसे समझाते हैं हीट बढ़ता जाता है, तो उस पावर से, उससे जो जनरेट किया जाता है एनर्जी, वो हाइडल और थर्मल पावर होता है। तो इस तरह से इनको नॉन रिन्यूएबल इसलिए बोला जाता है। जैसे कोयला है, अब आप कहेंगे कोयला सब दोबारा बन तो जाता है, बन जाता है, लेकिन आप जानते हैं कोयला बनने का जो प्रोसेस है वो हजारों साल उसमें लग जाते हैं। कि जब कोई भी पदार्थ, कोई पेड़ पौधा, हड्डी, जानवर ज़मीन में दब जाता है, फिर उसके ऊपर सॉइल की लेयर, रॉक्स की लेयर पे लेयर जमती जाती है सब टाइम टू टाइम। कोई जमाता नहीं है, टाइम टू टाइम। तो जब जो ऑटोमेटिक कोई चीज़ होगी, जैसे आप एक पेन रोड पे फेंक दीजिए, तो उसके ऊपर मिट्टी जब जमेगी तो ऐसा नहीं है एक दिन में जम जाएगी। आप उसको एक कोने में पटक दीजिए जहाँ पर इंसान नहीं घूमता है, क्योंकि इंसान घूमेगा तो उसको साफ कर देगा, फेंक देगा, ऐसा एक जगह फेंक दी। आप देखेंगे उसको, जब आप एक दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, साल भर बाद देखेंगे, तो ऐसा नहीं है वो मिट्टी के नीचे दब जाएगा, है ना। और दब भी गया अगर वो, तो ज़्यादा नहीं, वो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दबेगा। तो इसका मतलब उसको ज़मीन के नीचे दबने में हज़ारों साल लग जाएंगे नेचुरली। तो हज़ारों साल लगेंगे, फिर उसके बाद जब वो जम जाएगा, दब जाएगा, फिर जैसे जैसे दबता जाएगा, तो हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर जैसे जैसे हम जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो वो जब बहुत ज़्यादा नीचे दबेगा, तब जा कर के उसका टेम्परेचर उतना होगा कि वो ख़त्म हो जाए, उसके ऊपर हीट उसको मिलेगा, उसको प्रेशर मिलेगा, तब जा कर के फिर वो धीरे धीरे वो ख़त्म होगा और वो कोल में कन्वर्ट होगा। तो ये हज़ारों, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो इसलिए जब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, तो हमारे लिए वो नॉन रिन्यूएबल में काउंट होगा। दूसरा है नॉन कन्वेंशनल, इनको नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल भी बोलते हैं। मतलब ये वापस सोर्स मिल जाते हैं। जैसे सूरज है, ख़त्म ही नहीं होगा, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डेली एनर्जी मिलती रहती है। हवा है, टाइडल, ज्वार भाटा, जो समुद्र में पानी की लहरें ऊंची उठती हैं, उनमें जो पावर होती है उनसे। जियोथर्मल, जो ज़मीन की, धरती का, अर्थ का जो हीट होता है उसको यूज़ करके, ज्वालामुखी वगैरह का हीट या ऐसे करके। बायोगैस होता है, ठीक है, जो जानवरों या वेस्ट वगैरह को सड़ा करके और उससे जो गैस निकलता है उसका। एटॉमिक एनर्जी होती है, यूरेनियम वगैरह, उसका यूज़ करके जो एनर्जी बनाई जाती है। तो दीज आर द रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, एंड दे आर इंक्रीजिंग फोकस ड्यू टू लिमिटेड कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबिलिटी कंसर्न। अब इनकी ओर हमारा इंसानों का ध्यान जा रहा है, क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल है, जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हम इनको एक ऑप्शन के रूप में इनकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। कंजर्वेशन की बात करें, अच्छा, सस्टेनेबल कंसर्न, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब हम एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ इस तरह से करें ताकि वो फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी प्रोवाइड रहें, अवेलेबल रहें, और हमारा भी काम हो जाए, तो ये सस्टेनेबल यूज़ बोला जाता है। तो सस्टेनेबिलिटी मतलब फ्यूचर की जो जनरेशन है उनके लिए ख़त्म हो रहे हैं रिसोर्सेज, तो उन चिंताओं के कारण भी हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की ओर जा रहे हैं। कंजर्वेशन की बात करें, मिनरल्स एंड एनर्जी की, तो उनका सस्टेनेबल यूज़ करना पड़ेगा। मतलब रिसाइकलिंग मेटल्स, जो मेटल्स हमारे काम आ गए हैं उनको वापस डिस्ट्रॉय करके, रिसाइकिल करके वापस उनको यूज़ करना। अल्टरनेटिव जो है मटेरियल यूज़ करना किसी चीज़ के लिए, मतलब एक जो ऑप्शन है ख़त्म हो रहा है तो उसकी जगह दूसरा यूज़ करना ताकि वो ख़त्म नहीं हो। टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जिससे कम खर्च हो, कम जो है ख़त्म हो। इम्पोर्टेंस ऑफ, तो 3 पॉइंट हो गए सस्टेनेबल यूज़ के अंदर, रिसाइकलिंग मेटल्स, यूजिंग अल्टरनेटिव मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स। इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग बोथ मिनरल्स एंड एनर्जी फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो
फ्यूचर जनरेशन कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको बनाए रख सकें। तो आप ये देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिया, ये पहले बता दिया। ये हवा से बिजली बनना, हाइड्रो मतलब पानी से, और सूरज से हीट से, ये जियोथर्मल ज्वालामुखी से, और बायोमास जो मैंने बताया कि नेचुरल चीज़ों को, वेस्ट को ख़राब करके, सड़ा करके उनसे जो गैस निकलती है उसका यूज़ करना। और नॉन रिन्यूएबल में ऑयल आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, कोल आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाती है, ज़मीन से निकलती है, और एटॉमिक एनर्जी वगैरह जो न्यूक्लियर वो आ जाती है। क्योंकि ये यूरेनियम से बनता है और यूरेनियम जो है वो रिन्यूएबल नहीं है कोल की तरह, इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल में रखा गया है। तो इस तरह से आप जो है, और मैंने बताया फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमने देखे, और इनकी आप डेफिनेशन दोबारा देखें, एग्जांपल्स जो मैंने बताए हैं उनको देखें, क्लासिफिकेशन क्या रहा इनका, फेरस, नॉन फेरस, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो कन्वेंशनल है वो नॉन रिन्यूएबल है, और जो ट्रेडिशनल है वो रिन्यूएबल। कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल एक ही है, ठीक है, और जो नॉन कन्वेंशनल है वो रिन्यूएबल है। एंड नो मेजर मिनरल रीजन्स एंड एनर्जी टाइप्स। तो आप इनको जो आयरन, कॉपर, ये जो डिपॉजिट्स हैं ये कहाँ कहाँ हमारे भारत में मिलते हैं, इसको मैप पे मार्क करेंगे आप। एंड किस तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ क्या क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ फॉर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ, और आपको इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।